हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। क्या पृथ्वीराज चौहान वाकई में एक बेहतरीन योद्धा थे या उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो कहीं भी ऐन मौके पर सो जाते थे। क्या मोहम्मद गौरी को एक अंधे राजा द्वारा मारने की कहानी सच है। पृथ्वीराज चौहान को अपने दुश्मन को मारने में उनके मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने इसमें कैसे मदद की। चंद्रबरदाई की आखिर पूरी कहानी क्या है, इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा पर्दे पर लेकर आएगी। क्या आपको पता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट 2010 में ही लिखी गई थी और ये फिल्म सबसे पहले सनी देओल को ऑफर की गई थी। उसमें संयोगिता के रोल के लिए ऐश्वर्या राय को कंसिडर किया गया था, पर सनी देओल से डेट्स ना मिलने के कारण यह फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। प्रोड्यूसर्स ने भी हाथ खींच लिए, पर इसके राइटर और डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को इस पर फिल्म बनाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर ढूंढना बंद नहीं किया और आखिरकार यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। सनी देओल की जगह अक्षय कुमार को कास्ट किया गया और एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को एक्स मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ने रिप्लेस किया। फिल्म नवंबर 2020 में ही रिलीज की जानी थी, पर कोविड के कारण शूट में लेट हुआ और अब इसे जनवरी 2022 में रिलीज करने का प्लान है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी कई बार टीवी पर दिखाई गई है, तो इस फिल्म में आपको आखिर नया क्या देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान के जीवन को लेकर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है। कुछ थ्योरीज तो ऐसी है जो आपको डाइजेस्ट भी ना हो और कुछ ऐसी जो आपको चौंका दे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे इतिहास से उठाकर आपको फिल्म में दिखाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जिसे जानना दिलचस्प है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उन थ्योरीज के बारे में बताती हूँ जो आपने शायद कभी सुने ना हो। साथ ही चंद्रबरदाई किस तरह की हस्ती थे उनका भी मैं परिचय दे देती हूँ। पृथ्वीराज चौहान की कहानियां जो आपको अब तक टीवी पर कहीं दिखाई या सुनाई गई है, वो ज्यादातर चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो से ली गई है। ओरिजिनल पृथ्वीराज रासो के अधिकतर पार्ट्स नष्ट हो गए हैं और उसमें से कुछ ही हिस्से बचे हैं, इसलिए इस कहानी को कंप्लीट करने के लिए या इसमें कई हिस्से ऐड करने के लिए कई विद्वानों और इतिहासकारों का सहारा लिया गया, जिसमें से कुछ ने पृथ्वीराज चौहान को हिंदुओं का महान राजा बताया, जबकि कुछ का मानना है कि पृथ्वीराज रासो में अधिकतर कहानियां कल्पना पर आधारित है। चंद्रबरदाई 1148 ईस्वी में पाकिस्तान लाहौर में जन्मे थे। वे हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्हें हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ये हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की सभा ज्वाइन की और वो न केवल पृथ्वीराज के सबसे करीबी मित्र रहे, बल्कि वो हर पल पृथ्वीराज के साथ रहते थे। इसलिए उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर पृथ्वीराज के जीवन को करीब से देखा है और उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस किताब में किया है। पर पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग इस तरह से लिखा गया है कि जैसे वो कल्पना पर आधारित हो। चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद इस किताब को किसने पूरा किया, ये अब तक पहेली। ये कयास लगाया जाता है कि चंद्रबरदाई के ही एक बेटे ने इस किताब को पूरा किया है। चंद्रबरदाई की अगर बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी और उनकी 10 संतानें थी। कहते हैं पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और मौत भी सेम डे हुई थी। चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज की जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण हिस्सों को दिखाती है। एक उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी, जिसके अनुसार संयोगिता का जब स्वयंवर हुआ तो उसने सभा में रखे एक पुतले को वरमाला पहना दी। उस पुतले के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे हुए थे और जब पृथ्वीराज सामने आए तो वो वहां से संयोगिता को भगा ले गए। दूसरा हिस्सा पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री कदम्बवास की मौत से जुड़ा है। रासो के अनुसार कदम्बवास एक नौकरानी के प्यार में पड़ गए थे जो रानी के महल में काम करती थी। उसके चक्कर में वो अक्सर रानी के महल के आसपास दिखाई देते थे। राजा को जब पता चला तो उन्होंने इसे रानीवास के नियमों की अवहेलना समझा और उन्होंने तीर मारकर मंत्री की और उसकी प्रेमिका दोनों की जान ले ली। राजा ने गुप्त तरीके से दोनों को दफनवा दिया। चंद्रबरदाई इस घटना से अनजान थे, पर उन्होंने सपने में मिले एक संकेत के आधार पर इस घटना का जिक्र अपनी महाकाव्य में किया है। रासो में आगे की कहानी मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध और पृथ्वीराज चौहान की मौत पर आधारित है। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में जयचंद की भूमिका भी बहुत दिलचस्प है और इस पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जयचंद को इतिहास में गद्दार कहा गया है और ये भी माना गया है कि मोहम्मद गौरी भारत पर शासन कर सका सिर्फ जयचंद की वजह से। पर पृथ्वीराज रासो और कई इतिहासकार का मानना है कि जयचंद खुद कई बार मोहम्मद गौरी से लड़े थे। उनकी मौत भी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ाई करने के दौरान ही हुई। वो भी गौरी के आक्रमण के उतने ही खिलाफ थे जितने पृथ्वीराज। पर इसमें भी 2 तर्क है। एक तर्क के अनुसार जयचंद की बेटी संयोगिता थी जिसे पृथ्वीराज भगा ले गए और जयचंद इसी बात से गुस्से में आ गए। उन्होंने गौरी का साथ दिया सिर्फ पृथ्वीराज को हराने के लिए।
वो गौरी का शासन भारत में नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी नफरत में उन्होंने गौरी को देश में घुसने का मौका दे दिया, जबकि वो 17 बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार चुका था। और पृथ्वीराज चौहान के सामने उसने हर बार कुरान पर हाथ रखकर अपने जान की भीख मांगी और पृथ्वीराज ने उन्हें माफ भी कर दिया। पर जब गौरी को जयचंद की सेना का साथ मिला तो वो और ताकतवर हो गया। पृथ्वीराज ने अपने आसपास के राजपूत राजाओं से मदद मांगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की और इस तरह पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि पृथ्वीराज की सेना में ज्यादातर हाथी थे, जो लड़ाई के मैदान में अपना आपा खो बैठे और अफरा तफरी में उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया, जबकि मोहम्मद गौरी के पास बेहतरीन घुड़सवार थे। बाद में पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद गौरी की लालसा बढ़ गई और उसने जयचंद पर ही आक्रमण कर दिया और बाद में जयचंद भी मोहम्मद गौरी के हाथों मारा गया। जबकि दूसरी थ्योरी के अनुसार जयचंद की कोई बेटी नहीं थी और ना ही उसकी पृथ्वीराज से कोई लड़ाई थी। सच बस इतना है कि जयचंद भी मोहम्मद गौरी से लड़ाई लड़ते हुए तीर लगने से मारे गए। अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान की मौत पर। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गौरी उन्हें और उनके प्रिय मित्र चंद्रबरदाई को अफगानिस्तान ले गए। वहां जब उन्हें गौरी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपनी नजरें एक पल के लिए भी नीची नहीं की। गौरी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने नजरें झुकाने को कहा। पृथ्वीराज ने कहा कि हिंदुओं की पलकें सिर्फ मरने के बाद झुकती हैं। उनके इस जवाब से तिल मिलाकर गौरी ने गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें निकाल लेने का आदेश दिया। अपने प्रिय मित्र पृथ्वीराज के साथ ऐसा होते देख चंद्रबरदाई गुस्से से भर गए और उन्होंने बदला लेने की ठानी। उन्होंने गौरी को यह कहकर झांसे में लिया कि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। गौरी यह सुनकर जिज्ञासु हो गया और वह इसे देखने की इच्छा जता बैठा। एक मैदान में इसका आयोजन किया गया। पृथ्वीराज के हाथ खोल दिए गए और उनके हाथ में तीर कमान थमा दी गई। पृथ्वीराज बचपन से शब्द भेदी बाण चलाने की प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जिसमें वो कोई आवाज सुनकर या शब्दों का हिंट्स पाकर आंखें बंद करके उस पर निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज को एक घंटे पर निशाना लगाना था। पृथ्वीराज ने जैसे ही घंटे पर तीर चलाया, गौरी के मुंह से वाह वाह निकला। बस फिर क्या था, चंद्रबरदाई ने एक दोहा सुनाकर पृथ्वीराज को यह बता दिया कि गौरी कहाँ और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसके बाद पृथ्वीराज चूके नहीं और उन्होंने गौरी का वध कर दिया, पर उसके बाद ही उनकी और चंद्रबरदाई की भी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गिरफ्तार होने से पहले चंद्रबरदाई ने अपनी अधूरी किताब अपने पुत्र को दी और इसे पूरा करने का आदेश दिया था। मैंने अब तक जितनी भी घटनाएं या थ्योरीज बताई है वो सब पृथ्वीराज रासो की है, जिसे चंद्रबरदाई ने ब्रजभाषा हिंदी में लिखा है और जो पृथ्वीराज के कहानियों को महान रूप देता है। पर इसके अलावा कई और भाषाओं में भी पृथ्वीराज की कहानी लिखी गई है, जिसमें पृथ्वीराज की अलग ही जीवनी है। जैसे कि फारसी भाषा में लिखे गए किताब के अनुसार चौहान को दूसरे राजाओं से गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलने की उम्मीद थी, पर ऐसा हो नहीं सका और गलत कूटनीति के कारण पृथ्वीराज चौहान की मौत युद्ध भूमि में ही हो गई। वहीं संस्कृत भाषा में लिखे गए पृथ्वीराज की कहानी तो बेहद आश्चर्यजनक है। लेखक के अनुसार पृथ्वीराज हाइपरसोमनिया बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण वो कई मुख्य मौकों पर भी सो जाते थे। कई लड़ाई के दौरान भी वो आराम फरमाते या सो जाते थे और ऐसे में ही उनके आराम गृह पर हमला किया गया, उनके गार्ड्स को मार डाला गया और उनकी इस बीमारी के कारण पृथ्वीराज अपना बचाव करने में असमर्थ रहे। यह किताब अभी भी गुजरात और राजस्थान की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। एक और किताब है पृथ्वीराज प्रबंध, जिसमें यह कहा गया है कि संयोगिता, जिन्हें संयुक्ता भी कहा जाता है, उसे पाने के बाद पृथ्वीराज विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। उन्होंने न केवल अपनी सीमा के आसपास के राज्यों से रिश्ते बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाहर के दुश्मनों पर भी ध्यान नहीं दिया। इस किताब में चंद्रबरदाई को घर का भेदी बताया गया है, जो अपने मालिक के खिलाफ चला जाता है। अब इसमें से अधिकतर थ्योरीज में संयोगिता मिसिंग है और केवल चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का ही वर्णन किया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म का टीजर देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कहानी का अधिकतर हिस्सा पृथ्वीराज रासो से लिया गया है, जिसकी कहानी बहुत पॉपुलर है और केवल इसी कहानी में पृथ्वीराज के रोमांस, वीरता और भव्यता का बखान है। अब यह देखना है कि मूवी में इसके कौन से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि व्यूवर्स को यह बिल्कुल नया लगे और थ्रिल कर देने वाला लगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।